हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे क्लास 10th में साइंस का जो तीसरा चैप्टर है आपका धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने पीछे बात कर ली थी सक्रियता श्रेणी तक यानी रिएक्टिविटी सीरीज तक। तो जो धातुएं हैं उनको क्रियात्मक समूह, जो धातुओं का जो रिएक्टिविटी होती है यानी सक्रियता होती है, उसको अवरोही क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त हुई थी जिसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज नाम दिया था। जैसे कि जिसमें जिंक था, कॉपर था, चांदी था, सोना था और एक जगह पर हाइड्रोजन भी होता है। तो वहां क्या था कि जो धातुएं श्रेणी में ऊपर रखी गई हैं, रिएक्शन जब भी कराएंगे तो वो अपने से नीचे वाली धातु, जैसे कि अगर श्रेणी में जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो अगर जिंक की क्रिया कॉपर के किसी भी विलयन से कराई जाएगी, जैसे कि कॉपर सल्फेट से कराई जाएगी, तो जिंक कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित कर देगा और कॉपर हट जाएगा, वहां जिंक चला जाएगा। ये होता है सक्रियता श्रेणी का अर्थ। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं आयनिक यौगिक। अगला टॉपिक है आपका आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है आपका, इंटर में भी आता है आपका। यहाँ सिर्फ आपको इंट्रो करवाना है, जानना है क्या होते हैं आयनिक यौगिक यानी कि आयोनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिक जानने से पहले आपको एक सबसे जरूरी बात जाननी होगी बच्चों यहाँ पर, वो होती है संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी, जिसे आपने 9th में कहीं ना कहीं सुना होगा कि संयोजकता +1 होती है, +2 होती है, +3 होती है। तो यहाँ आप आयनिक यौगिक तभी समझ पाएंगे जब आपको संयोजकता के बारे में ज्ञान होगा। तो यहाँ हम आज संयोजकता पूरी कवर करते हैं कि संयोजकता किस तरह से बनती है और कैसे कैसे उससे तत्व बनते हैं। ठीक है, इससे पहले परमाणु क्रमांक आपको याद करने के लिए दिए गए थे। जिनने याद कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने याद नहीं किया है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो याद कर लें। नहीं याद करेंगे तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो जैसे कि हम तत्व तो लिखते हैं यहाँ हाइड्रोजन, इधर से लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसी तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तक हो गए। ठीक है बच्चों, ये 20 तक आपके परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक जो होता है आपका सीरियल नंबर, यहीं से आपकी वैलेंसी जो होती है संयोजकता वो क्लियर होती है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का 2, ये सारे सीरियल से लिखे हैं, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, संयोजकता आपको बतानी है। ठीक है, तो संयोजकता देखिए, किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने पढ़ा था, बोरबरी का नियम वहां पढ़ा था, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, अधिकतम 2n² हो सकती है, जहां n की जो वैल्यू थी वो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और 2 दूनी 4, और 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, तो 2 8, और 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। इसी तरह से 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32। तो ये आपका हो जाएगा 2, 8, 18, 32। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है अंतिम में। ठीक है, तो यहाँ से संयोजकता कैसे निकालते हैं? अगर यहाँ हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम हीलियम के पास चले, दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में? 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, यहाँ लिख देंगे संयोजकता। हाइड्रोजन की 1 होती है +1 और हीलियम की प्लस में 2। ठीक, लेकिन यहाँ एक बात याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम में कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर 2 आती है या 8 आती है या 18 आती है, तो उसकी वैलेंसी को हम 0 मान लेते हैं, यानी उसकी संयोजकता को 0 मान लेते हैं। ठीक है, और वो अक्रिय गैसें ही होती हैं जिनकी कक्षाएं पूरी भरी हुई होती हैं। ठीक, कुछ पेयर हैं उसके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन।
2, 10, 18, 36, 54 और 86। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसको कहते हैं क्या, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, ये सभी क्या अक्रिय गैस, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके अंत में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वो आएगी 2, या तो आएगी 8, या तो आएगी 18, या आएगी 32। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी, तो इसलिए इनकी कक्षा जो है भरी होती है। तो इसमें जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कक्षा पूरी भरी होती है वहां संयोजकता को हम शून्य मानकर चलते हैं। तो ये हो गया, ये अपवाद की चीज हो गई। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंत में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1, 2, 3 आता है तो वही उसकी संयोजकता होती है +1, +2, +3। और यदि 5, 6, 7 आता है तो उसकी संयोजकता -1, -2, -3। कैसे होती है, इसको हम 8 से घटाते हैं। 5, 6, 7 को क्या करते हैं, 8 से माइनस करते हैं, और जब भी 8 से माइनस करेंगे तो माइनस में संख्या देगी। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आपका 4 आ जाता है, 4 आ जाता है तो उसकी संयोजकता हमेशा लिखेंगे +-4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 4 आए तो +-4। 1, 2, 3 आता है तो +1, +2, +3। और अगर 5, 6, 7 आता है तो -1, -2, -3। और अगर 2 या 8 आता है तो फिर क्या होगा, वो अक्रिय गैस होगा और उसकी कक्षा इलेक्ट्रॉनों की भरी होगी, उसकी संयोजकता हमेशा 0 होगी। उसके जो यौगिक हैं वो नहीं बनते हैं क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करता। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे, तो +2 लिख लें या इसको हम कह दें क्या, 0। तो जो हीलियम है, हीलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2 या फिर 0। +2 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमेशा 0 ही लिखा जाता है। इसके अलावा लिथियम देखें तो पहली कक्षा में कितने आ गए, 2, और 2 के बाद बचा क्या, 1। ठीक, तो लिथियम की संयोजकता भी कितनी हो गई, +1। इसी तरह से अगर बेरिलियम को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 3, इसका करेंगे तो 2, 4, इसका करेंगे तो 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ इसमें करेंगे 11 का तो 2, 8। देखो दूसरी कक्षा में 8 मिल गए, 8, 2, 10 हो गए, 1 बचा है तो वो तीसरी कक्षा में जाएगा। तो 2, 8, 1, इसी तरह से 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8 ही बचेंगे। फिर 2, 8, 9 आ जाएगा। तो जब भी 9 आता है तो हम उसे 2, 8, 8, 1 लिखते हैं। ये बात याद रखना आप, 19 से ये बात लागू होती है कि जब भी 19 परमाणु क्रमांक होगा तो अगर हमें आगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे अगली कक्षा में। अगर पिछली कक्षा पूरी भर रही हो तो उसको हम पूरी भर के चलेंगे। मान लीजिए अगर 18 आ रहा है तो वहां इसके जस्ट आगे आने वाला नंबर 19 होगा, तो 19 ना लिख करके उसको हम 18 और 1 लिखेंगे रिपीट करके, क्योंकि पिछली कक्षा पूरी भर के चल रही होती है। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अगर 9 आ रहा है तो पीछे देखेंगे 8 भर रहा है 9 से, तो 9 में से 8 निकाल लेंगे तो 8 आएगा, 2, 8, 8 और फिर बचेगा 1, तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ इसका करते हैं 20 का तो 2, 8, 8, 2 निकल करके आता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर यहाँ हम संयोजकता लिखें तो देखना ध्यान से, यहाँ संयोजकता क्या लिखी जाएगी। संयोजकता में देखो 1, 2, 3 अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +1, +2, +3। और ये 4 आ रहा है तो ये गड़बड़ माहौल है, तो ये प्लस माइनस क्या आएगा, 4। अब देखो 5 आया, 5, 6, 7 आएगा तो 8 से घटाएंगे, तो जब 5 को 8 से घटाएंगे तो ये आएगा -3, ये आएगा -2, ये आएगा -1। ठीक, 8 तो पूरी कक्षा भरी है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ सोडियम की देखें तो इसकी संयोजकता +1, जितना आ रहा है अंत में +2, +3, और अगर 4 आ गया तो +-4। 5 को 8 से घटाएंगे तो -3, -2, -1। इसी तरह से इसमें 8 आ रहा है तो 0 हो जाएगी, और ये +1 और ये आपकी आ जाएगी +2। तो ये हो गई संयोजकता निकालने का तरीका। और संयोजकता तो हम बात कर रहे थे संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में 1, 2, 3 आता है, 1, 2, 3 आता है, तो संयोजकता उसकी वही हो जाती है जो 1, 2, 3 है, प्लस में हो जाती है +1, 2, 3। और अगर 4 आता है लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तो +-4 हो जाएगी। और अगर 5, 6, 7 आता है तो संयोजकता को 8 से घटाते हैं और वही नंबर माइनस में प्राप्त होता है, तो संयोजकता -1, -2 और -3 हो जाती है। और अगर 8 आता है अंतिम कक्षा में तो उसको अक्रिय तत्व मान लिया जाता है और अक्रिय गैस को आवर्त सारणी में
अलग से जगह दी गई है वर्ग 18 के तत्व जिनको कहते हैं, जो कि होती है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ से हमने जाना कि अगर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हो तो इस तरह से बोरबरी का नियम लगा करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसकी संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। अगर संयोजकता आपको पता करनी है तो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंत में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1 2 3 आती है तो यही संयोजकता प्लस में होगी, +1 +2 +3। और अगर 4 आती है तो -4 +4 दोनों यहाँ पर लिखेंगे। और अगर 5 6 7 आता है तो 8 से घटा करके यही संयोजकता माइनस में आ जाती है। और अगर 8 आता है तो वो कोष इलेक्ट्रॉनों का भरा हुआ माना जाता है, तो वो अक्रिय तत्व हो जाता है, जो कि हमारा अक्रिय गैस होती है। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे आयनिक यौगिक की, और आयनिक यौगिक जानने से पहले आपने जाना कि संयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, संयोजकता। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि संयोजी यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक है, संयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक, सॉरी, संयोजी यौगिक के आगे आयनिक यौगिक। संयोजी जो होते हैं वो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। हम बात कर रहे हैं आयनिक यौगिक जो कि आयनों के आदान प्रदान से बनेंगे। आयन क्या होते हैं? प्लस और माइनस। दो ही प्रकार के आयन रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। ठीक है, तो दो प्रकार के आयनों को हम लोग जानते हैं, ऋणायन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक की परिभाषा, हेडिंग, परिभाषा में क्या लिखेंगे कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे NaCl, MgCl2 और CaCl2। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएंगे आपके आयनिक यौगिक, NaCl, MgCl2 या फिर CaCl2। अब ये देखते हैं कि अभी तक हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट समझा, सह संयोजकता, जो संयोजकता निकालने का जो तरीका था वो यहाँ इसमें कहाँ यूज में आता है। अब इसमें दो यौगिक दो तत्व हैं, एक Na और एक Cl। इसमें देखते हैं Na और ये Cl। ठीक, Na का परमाणु क्रमांक 11 और Cl का परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 8 1, इसका करेंगे तो आएगा 2 8 7। अंत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, तो संयोजकता +1। अंत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, तो इसको क्या करेंगे 8 से घटा देंगे तो संयोजकता हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ जो Na है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लिखेंगे यहाँ तो प्लस। और Cl के पास अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षा में कितने हैं? 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, उसके अंत में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो या तो 2 हो जाए, या तो 8 हो जाए, या तो 18 हो जाए, वैसे पूरा करना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो स्थायित्व के नियम से ये Na और Cl आपस में स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। और Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ये किसी को दे दे तो इसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, धनी व्यक्ति है, तो इसके ऊपर क्या है? धन आयन है। और इसके ऊपर जो Cl है, Cl जो होता है ये 7 है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर इसको एक और मिल जाए तो ये इसका घर पूरा हो जाएगा, यानी कहें तो यहाँ पर इसका घर जो है पूरा हो जाएगा, यानी इसमें अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 8 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 7 को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और दे दें, कहाँ से देंगे? Na के पास से। ठीक है, तो Na क्या करता है? एक अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, तो Na का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, Na पूरा हो जाता है स्थायी, और Cl के पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8 पूरे, तो ये यौगिक बन जाता है आयनिक यौगिक, क्योंकि यहाँ आयनों का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का भी ट्रांसफर हुआ है। आयन यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ता है तो ये स्थायी हो जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तब ये स्थायी हो जाता है। और प्लस माइनस क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये आयनों के स्थानांतरण से बना हुआ यौगिक है, तो इसको क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। सेम उसी तरह यहाँ पर जो MgCl2 है उसमें भी यही तरीका देखेंगे। MgCl2 देखो, Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2। वहीं Cl के पास आप देख रहे हैं 2 8 7, क्योंकि Cl है, तो देखना Mg लिखेंगे यहाँ, इसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और Cl के पास कितने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, तो Cl जो है एक माइनस चार्ज होता है, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले ले तो इसकी कक्षा पूरी हो जाती है। और ये जो Mg है ये प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो Mg+2 हो जाता है, तो इसकी संयोजकता +2। और Cl की संयोजकता -1। Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ क्या दे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये किसी के। अब यहाँ जब तत्व बनते हैं तो इनके संयोजकता जो होती है वो तिरछा गुणा होता है, ये समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ जो लिखा जाता है, किसी पे 2 लिखा जाता है, किसी पे 3 लिखा जाता है, जैसे कि हम लिखते हैं Na2CO3। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं हम लोग CuSO4, या CuSO4 नहीं, इसकी जगह मान लो CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, और अगर हम लिखते हैं यहाँ KCl,
तो यहाँ क्या होता है कि जो संयोजकता होती है उसका तिरछा गुणा होता है। पोटेशियम के +1 होती है, इसकी -1 होती है, तो दोनों का तिरछा गुणा करते हैं तो KCl बनता है। सेम यहाँ पर Mg के +2 होती है, Cl की -1 होती है, तिरछा गुणा करते हैं तो ये 2 इस पर चला जाता है, तो ये कंपाउंड बन जाता है MgCl2। ठीक है, तो ये MgCl2 बन जाता है। यहाँ आप समझे कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस तरह से हुआ है, आयनों का स्थानांतरण। इसने क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागे हैं और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसी का ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहाँ बन जाता है MgCl2 और ये बन जाता है आपका आयनिक यौगिक। इसी तरह से CaCl2 को देखेंगे तो Ca क्या होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 2, लास्ट में 2 आता है, तो 2 आने पर इसकी संयोजकता +2 हो जाती है। तो वही यहाँ पर 2 जो है कैल्शियम का 2 क्लोरीन पे चला जाता है तो तिरछा गुणा करते हैं, CaCl2 बनता है। इसी तरह से ये आपका क्या हो जाता है, आयनिक यौगिक। ठीक है, तो बच्चों हमने जाना यहाँ संयोजकता, अगर आपको पता है तो आयनिक यौगिक किस तरह से बनते हैं ये आप बता सकते हैं। परिभाषा क्या हुई कि धातु का अधातु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो जो आयनिक यौगिक बनते हैं वो धातुओं के इलेक्ट्रॉन अधातुओं से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो यहीं पर ये बात खत्म होती है आयनिक यौगिक की। अब हम आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, आयनिक यौगिकों के गुण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक के 4 गुण लिखिए या गुणों के बारे में लिखिए, तो यहाँ हम आपको 4 गुण बता दे रहे हैं। इसमें गुण धर्म में जो कि आपका गुण होगा, लिखिए नंबर 1। नंबर 1 हेडिंग रहेगी इसमें भौतिक प्रकृति, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनकी भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक प्रकृति क्या होती है। इसमें लिखेंगे धनायन एवं ऋणायनों के बीच, धनायन एवं ऋणायनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। अब धातुओं से बनते हैं तो कठोर तो होंगे ही, क्योंकि धातुओं से बनने वाले यौगिक, धातुएं क्या होती हैं अभी आपने पढ़ा, धातुएं सभी ठोस होती हैं, इनमें धात्विक चमक होती है, तो इसलिए ये ठोस भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। कौन, आयनिक यौगिक। जैसे कि NaCl देखा है आपने, नमक होता है, टेबल साल्ट, नमक के जो पीस होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, उनमें चमक भी होती है, तो ये ठोस होते हैं। सामान्यता सामान्यता भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टूट जाते हैं। भंगुर यानी कि फ्रेजाइल, कमजोर होते हैं, अगर इनको हथौड़े से या सामान्य सा दाब लगाकर इनको फोर्स दे करके इनको तोड़ा जाए तो ये टूट जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी भौतिक प्रकृति। अब नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में हेडिंग डालेंगे गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। इसमें लिखेंगे आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक इसीलिए होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया गलनांक एवं क्वथनांक। अब तीसरा गुण लिखेंगे, इसके हेडिंग डालेंगे घुलनशीलता, यानी जो इनके घुलने का गुण है वो कैसा होता है। लिखेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक, यही है आयनिक यौगिक, इसी के बारे में कहा जा रहा है वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील, जल में घुलनशील तथा केरोसिन, यानी जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन तेल में, पेट्रोल में अविलेय होते हैं, यानी कि जो आपका पेट्रोलियम होता है उसमें अविलेय होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 ये हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों की वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आयनिक यौगिकों की वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनकी कैसी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता, आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी कि अगर NaCl या CaCl2 ठोस अवस्था में है, नमक अगर सॉलिड है उसमें अगर विद्युत का प्रवाह करेंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन इसी की जगह अगर हम इसको घुला दें, पानी में इसका विलयन बना लें, तब इसमें क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि इसमें आयन होते हैं, Na+ होता है और Cl- होता है। तो धनावेशित कण ऋणावेशित कण की तरफ और जो ऋणावेशित कण है वो धनावेशित कणों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो ये हो जाता है आपका चालन का गुण। क्या है कि चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि इनकी संरचना दृढ़ होती है, क्योंकि इनकी संरचना दृढ़ होती है, लेकिन
गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, यानी जब इनको गला दिया जाता है या पानी में या किसी विलयन में जिसमें ये विलय होते हैं तो ये विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है जब पानी में इसको घोला जाता है, तो इनके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ समझा आपने जो विद्युत चालकता किसकी, आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस होते हैं, ये जानते हैं। ठोस होने के कारण ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, कब, ठोस अवस्था में। लेकिन अगर इनका विलयन बनाया जाए तो ये अपने विलेय पदार्थों के गुणों के कारण इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, वैद्युत संयोजी बल होता है, वो कमजोर हो जाता है। तो जब ये विलयन की अवस्था में होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ये हो गया आपका इसकी विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक क्या है कि धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बनने वाले यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl, CaCl2, MgCl2, KCl, इस तरह से कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने जाना उनके गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं धातुओं के निष्कर्षण की तरफ। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण, ये चैप्टर वैसे तो आपका ये टॉपिक जो था वो फर्स्ट ईयर में है। यहाँ आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है, आपको धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जानकारी मात्र देने के लिए ये पॉइंट दिया गया है कि धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। निष्कर्षण शब्द का मतलब है शुद्धतम रूप प्राप्त करना, किसी भी तत्व का शुद्धतम रूप प्राप्त करना ही निष्कर्षण कहलाता है। अब धातुओं का निष्कर्षण करना आप जानेंगे, जैसे कि क्या है पहले समझते हैं। यहाँ पर धातुएं जो हैं सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं जो हैं पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। कुछ कुछ मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि शुद्ध नहीं होती हैं, उनको शुद्ध किया जाता है। जैसे कि आपको कहीं सोना मिला तो उसमें कोई धातु मिक्स हो सकती है। इसी तरह से अगर क्लोरीन मिली तो वो समुद्री शैवालों के रूप में, आयोडीन जो है समुद्री शैवालों के रूप में मिक्स होती है, तो उसमें उसको शुद्ध किया जाता है मशीनों में डाल करके। अगर कोई धातु है, धातु जैसे कि मान लिया कॉपर है या एल्यूमिनियम है, तो उसके साथ में कई सारी अशुद्धि होगी, जमीन से खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे कि कोयला निकाला जाता है जमीन से खोद कर, ऐसे ही धातुओं का जो मिक्सचर होता है उससे उसको छान कर, गला कर, धो कर, सुखा कर, ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद आपको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। वही है आपका पूरा प्रोसेस जो है आपका, वो कहलाता है धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो हेडिंग आपकी क्या रहेगी, इसमें कुछ लिखते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से क्या कि धातु का निष्कर्षण क्या है या धातुओं का निष्कर्षण किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। कुछ धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी पर स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, जैसे आयरन, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम। वहीं कुछ धातुएं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम अपने सल्फाइड व ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, जिनका निष्कर्षण किया जाता है, जिनका निष्कर्षण किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रियाशीलता के आधार पर यानी धातु कितनी एक्टिव है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो वो तत्व कितना क्रियाशील होगा या नहीं क्रियाशील होगा, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1 निम्न क्रियाशील, नंबर 2 मध्यम क्रियाशील, नंबर 3 उच्च क्रियाशील। जब ये पता होगा तो आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल्स है, धातु का निष्कर्षण है, उसको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो निम्न क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील, ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप अयस्क। यहाँ से चालू होता है आपका मेन अयस्क। अयस्क की इंग्लिश होती है ओर्स, ORES, अयस्क यानी कि ओर, अयस्क। ठीक है, इसमें लिखेंगे वे खनिज, वे खनिज जिनसे धातु, वे खनिज जिनसे धातु सुविधा पूर्वक व कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। जैसे जैसे लिखेंगे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और हेमेटाइट, हेमेटाइट से आयरन।
बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.6H2 और हेमेटाइट का होता है Fe2O3.3H2। नमी होती है सब में, ठीक है, इसीलिए इसमें पानी के अणु जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और हेमेटाइट से आयरन को प्राप्त करना है, जिसे हम सुविधापूर्वक और कम खर्च में, कहने का मतलब है आसानी से धातु प्राप्त कर सकें, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकें, तो उसको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिनसे सुविधापूर्वक व कम खर्च में धातु आसानी से प्राप्त की जा सके, अयस्क कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख देंगे, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, हेमेटाइट से आयरन। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसकी अयस्क के बाद आपकी खनिज। खनिज क्या होते हैं? हेडिंग डालेंगे क्या? खनिज। खनिज यानी कि मिनरल। खनिज में लिखेंगे पृथ्वी की भूपर्पटी से, पृथ्वी की भूपर्पटी में, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। भूपर्पटी पर जो तत्व या यौगिक पाए जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। भूपर्पटी यानी पृथ्वी पर डायरेक्ट मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे आप कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, इसका फार्मूला लिखेंगे CuFeS2, CuFeS2, और दूसरा लिख लेंगे क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, इसका सूत्र होता है Cu2O। तो कॉपर पाइराइट और क्यूप्राइट, CuFeS2 और Cu2O। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो यौगिक जिस रूप में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है, और वे खनिज जिनसे धातु शुद्धतम व सरलतम कम खर्च में प्राप्त की जा सके उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो ये आपका हो गया खनिज और अयस्क। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गैंग, अगली हेडिंग रहेगी आपकी क्या? गैंग। ठीक, गैंग ये वो वाला गैंग नहीं जो फिल्मों में होता है। ठीक है, ये गैंग क्या है? जो आपके उसमें पृथ्वी की परपटी से जो यौगिक प्राप्त होता है तो उसमें धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि सारी चीजें मिली रहती हैं। कहने का मतलब उसमें जो अशुद्धियां मिली होती हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे परिभाषा इसकी कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत, मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि कई अशुद्धियां होती हैं, कई अशुद्धियां होती हैं जिसे गैंग कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती हैं जिसे गैंग कहते हैं। तो यहाँ एक फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रही होगी अयस्क की, अयस्कों के सांद्रण से संबंधित। उसमें समझते हैं, देखिए क्या है उसमें। सबसे पहले क्या आएगा? अयस्क, यानी पृथ्वी पर जो चीजें जिस रूप में पाई जाएंगी वो क्या होगी? आपको मिल गई कोई चीज, एल्यूमिनियम है, आपको पता हुआ उसमें मिट्टी मिली हुई, कंकड़ मिला हुआ है, वो सारा क्या है? अयस्क है। तो उसको क्या करेंगे आप? पहले उसको तोड़ेंगे, यानी छोटे छोटे कणों में विभाजित करेंगे, तब उसका क्या होगा? अयस्क का सांद्रण होगा। और सांद्रण में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस धातु का शोधन कर रहे हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का कर रहे हैं तो बॉक्साइट होगा, कॉपर पाइराइट है तो आयरन का कर रहे होंगे या कॉपर का कर रहे होंगे। तो जो चीज जिस ज्यादा मात्रा में होगी उसी को निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि कॉपर किसी पदार्थ में 10% है और बाकी आयरन जो है वो 80% है, तो आप उसमें से कॉपर निकाल रहे हैं। बाकी जो चीज जिस पदार्थ में ज्यादा मात्रा में होगी, आपको जैसे गैंग मिला या खनिज या अयस्क मिला, तो उसमें जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी उसी का निष्कर्षण करेंगे। तो उसमें पता होना चाहिए आपको कि कितना क्रियाशील तत्व है, उच्च है या निम्न है या मध्यम है। तो अगर निम्न क्रियाशील है या मध्यम है या उच्च है, तो तीन ही कैटेगरी यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अगर निम्न है तो निम्न में भी कौन सा क्रियाशील है? अगर सल्फाइड है, ये आपको निश्चित है कि अगर निम्न क्रियाशील है तो वो सल्फाइड अयस्क होगा, और अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो उसका भर्जन किया जाएगा, और भर्जन करने के बाद धातु प्राप्त हो जाएगी और उसका शोधन कर दिया जाएगा, यानी कि परिष्करण कर दिया जाएगा। और अगर वो उच्च क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है, उच्च क्रियाशील है, तो उसका क्या करेंगे? विद्युत अपघटन कर देंगे। गलित धातु जो होगी उसका डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा? विद्युत अपघटन कर दिया जाएगा, जिससे कि शुद्ध धातु आपकी एनोड पर और कैथोड पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये निम्न और उच्च का हो गया। अगर यह मध्यम क्रियाशील धातु है तो क्या करेंगे? मध्यम क्रियाशील धातु में आपको छांटना पड़ेगा कि वो कार्बोनेट है, यानी उसके फॉर्मूले में कार्बोनेट आता है या फिर सल्फर आता है। अगर कार्बोनेट आता है तो उसका निस्तापन होगा, ये बात याद रखेंगे आप। अगर कार्बोनेट आता है तो उसका निस्तापन होगा, और अगर सल्फाइड आता है या सल्फर आता है तो उसका क्या होगा? भर्जन होगा। और ये दोनों ही क्रियाएं करने के बाद धातु का ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद आप उसका क्या करेंगे? अपचयन करेंगे, और अपचयन करने के बाद धातु का
शोधन कर लेंगे तो अंत में आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ चार्ट के जरिए आपने जाना कि अगर आपको अयस्क मिलता है तो अयस्क का सांद्रण किस तरह से किया जाता है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि धातु निम्न क्रियाशील है या उच्च क्रियाशील है या मध्यम क्रियाशील है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको ये चीज याद रखनी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जो फ्लो चार्ट है यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं डायरेक्ट, जैसे कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, तो इसको समझते हैं। तो हेडिंग रहेगी आपकी नेक्स्ट निस्तापन। हेडिंग क्या रहेगी? निस्तापन। निस्तापन, निस्तापन को इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना CO3 अयस्क। यानी अभी चार्ट के जरिए जाना आपने कि अगर CO3 यानी कार्बोनेट है किसी भी तत्व में तो उसका हमेशा क्या किया जाएगा? निस्तापन ही किया जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि निस्तापन किसे कहते हैं, तो 2 नंबर में पूछा गया तो आप 2 नंबर के जितना लिखेंगे। तो यहाँ निस्तापन की परिभाषा के बारे में आपको जानना है। लिखेंगे इसमें वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, निस्तापन कहलाता है। वीडियो को रोक करके परिभाषा आप लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे चूना पत्थर का निस्तापन और जिंक कार्बोनेट का निस्तापन। चूना पत्थर का निस्तापन और जिंक कार्बोनेट का निस्तापन। ठीक है, तो चूना पत्थर और जिंक कार्बोनेट। चूना पत्थर होता है भैया CaCO3। ठीक, चूना का सूत्र बताया था हमने, सूखा चूना जो होता है वो होता है कली चूना। CaO जिसको कहते हैं। ठीक है, CaO को क्या कहते हैं? कली चूना। ठीक है, तो कली चूना ये हो गया। अगर इसमें हम पानी मिला देते हैं तो ये हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग कह देते हैं बुझा चूना। ठीक है, क्या कह देंगे इसको? बुझा चूना। और ये हो जाएगा कली चूना यानी सूखा चूना। तो हम लोग करवा रहे हैं निस्तापन। निस्तापन में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे यहाँ। ठीक है, रिएक्शन लिख देंगे यहाँ CaCO3 है, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा कि इसमें जो भाई गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गर्म करते हैं तो धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वो निकल जाएगा। बचेगा क्या? देखो 3 O है, 2 O निकल गए, 1 O बचा होगा, तो यहाँ बचेगा आपका CaO। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ भी आपका ZnO बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकल जाएगा। निस्तापन और भर्जन में मोस्टली ये अंतर होता है। पहले तो एक अंतर तो यही हो गया आपका कि जो निस्तापन है वो निस्तापन किसका करेंगे? कार्बोनेट अयस्क का, और भर्जन करते हैं सल्फाइड अयस्क का। ठीक है, इसको वायु की अनुपस्थिति में और भर्जन को वायु की उपस्थिति में, यानी निस्तापन जो है वो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और जो निस्तापन है वो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये दोनों रिएक्शन लिख लेंगे, चूना पत्थर और जिंक कार्बोनेट वाली। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भर्जन। निस्तापन हो गया। निस्तापन के बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी कौन सी? भर्जन। ठीक है, भर्जन यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। भर्जन यानी कि रोस्टिंग। इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। परिभाषा लिखेंगे सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उच्च ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यही प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। यही प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, तो निस्तापन और भर्जन में अंतर जान गए आप। सबसे पहले निस्तापन करेंगे कार्बोनेट का और भर्जन अगर करना है तो सल्फाइड का। सबसे पहला अंतर तो यही है। और इसमें निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति रहती है, इसमें जो भट्टी रहती है वो पूरी बंद रहती है, जबकि भर्जन जो है वो खुले में कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें भर्जन का एग्जाम्पल लिखेंगे ZnS का ZnO में परिवर्तन, ZnS का ZnO में परिवर्तन। ठीक, तो रिएक्शन होगी, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क है, गर्म कर रहे हैं वायु की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन से ही इसकी क्रिया होगी। ठीक है, तो सल्फर जो है वो चला जाता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और वहीं जो आपका ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ आ जाता है, ऑक्साइड अयस्क बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं है ये, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर कितने हैं? 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है, जबकि इधर क्या है? 2। तो यहाँ भी क्या करें? अगर हम 2 कर दें तो ये 2 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 का गुणा कर दो। लेकिन 2 का गुणा किया तो जिंक भी कितने हो जाएंगे भैया? 2 जिंक हो जाएंगे। सल्फर भी कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन 2 करते ही आपके जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा हो गए, 2 दूनी 4, 4 2 6। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे? 6, 3 का गुणा करना पड़ेगा।
तो जिंक सल्फाइड का जो है जिंक ऑक्साइड ZnO में परिवर्तन क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। रिएक्शन बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आती है तो चैनल पर विजिट करें, और विजिट करने पर आपको एक वीडियो दिखाया गया है, बताया गया है उसमें कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन बैलेंस से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या जाना आपने? भर्जन जान लिया, निस्तापन भी जान लिया। निस्तापन भैया किया जाएगा किसका? कार्बोनेट का, और भर्जन किया जाएगा सल्फाइड एसिड का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण हिंदी में कहते हैं इसको यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन। इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक। गैल्वेनीकरण भी कह देते हैं, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण लिखेंगे इसमें परिभाषा इसकी क्या होती है? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण समझो पहले क्या होता है कि अगर लोहा है, जैसे कि लोहे के गेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है। लोहा भारी होता है, इसमें अगर नमी पहुंच जाए तो इसमें जंग लग जाती है। तो उस नमी को जंग से बचाने के लिए धातु एक होती है जिसको कहते हैं स्टील। जानते हैं आप स्टील में जंग लगती है? नहीं लगती। जैसे कि भगोना हो गए या स्टील के जो बर्तन थाली वगैरह होती है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। तो स्टील जो है वो जंग रोधी होती है, तो इसलिए स्टील को ही क्या करते हैं? इस लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं पतली पतली, तो लोहा क्या है? सुरक्षित बच जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। लोहे के ऊपर स्टील, और स्टील भी कई क्वालिटी की होती है, तो उसमें भी कभी कभी जंग लग जाती है, तो उसको भी सुरक्षित रखने के लिए अगर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो फिर प्योर वाटर प्रूफ हो जाती है, उसमें पानी रुकता ही नहीं है। तो जब पानी रुकेगा नहीं तो इसमें जंग लगेगी नहीं, इसमें जंग लगने की संभावना जो है वो लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका गैल्वेनीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी मिश्र धातु। ये छूट गया था बीच में, मिश्र धातु। मिश्र धातु को इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। मिश्र धातु, मिश्र धातु इसमें लिखेंगे मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी कि जो धातुएं हैं वो समांगी होनी चाहिए, एक दूसरे में मिलने वाली होनी चाहिए, तब वो मिश्रण जो है क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा भी इसी तरह से हो जाएगी क्या, कि दो या दो से अधिक धातुओं, समांगी धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख देंगे जैसे कि क्या? पीतल। पीतल जानते हैं आप, पीतल के घंटा लगे होते हैं मंदिर में। पीतल कोई धातु नहीं होती है, इसमें कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये पीतल है। इसी तरह से कांसा, कांसे के बर्तन आते हैं। कांसे में क्या मिला होता है? पीतल में कॉपर और जिंक होता है। और कांसा, कांसा में क्या होता है भैया? कांसा में होता है कॉपर और टिन। इसी तरह से इस्पात, इस्पात और जो स्टील आपका होता है उसमें मिला होता है आयरन, कार्बन और क्रोमियम। क्रोमियम, कार्बन और आयरन, ये तीन चीजें मिली के क्या बनता है? इस्पात बनता है। तो ये आपका क्या हो गया? मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातुओं का उपयोग कई जगह है। तो पीतल के भी वो जो मंदिर में मूर्तियां भी बनती हैं, पीतल के बर्तन भी आते थे पहले, अभी भी आते हैं। और कांसा जो है, कांसा भी यूज होता है, कांसे के भी बर्तन बनते हैं, धातुएं बनती हैं। और इस्पात जो है ये स्टील होता है, इसमें आयरन, कार्बन और क्रोमियम मिलाया जाता है। इसके अलावा कई मिश्र धातुएं होती है जिनका अलग अलग फील्ड में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से पूछा जाता है कि मिश्र धातुओं के उपयोग क्या है, तो इसमें हेडिंग डालेंगे नीचे क्या? उपयोग। मिश्र धातु के उपयोग, उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछा जाता है। उपयोग लिखेंगे। नंबर 1, रेलवे ट्रैक, पुल, वाहनों और निर्माण कार्यों में मिश्र धातुएं ही सब जगह लगाई जाती हैं। रेलवे ट्रैक, पुल, वाहनों और निर्माण कार्यों में। नंबर 2, बर्तन, सर्जिकल उपकरण, घड़ियां बनाने में। सर्जिकल उपकरण यानी कि डॉक्टर के पास जो सर्जरी करने के लिए जो उसके पास उपकरण होते हैं, कैंची या ब्लेड वगैरह, वो सारे जो है मिश्र धातु के बने होते हैं। नंबर 3, सजावटी वस्तुएं व वाद्य यंत्र बनाने में। सजावटी वस्तुएं जो कि बनती हैं घर को सजाने के लिए, उनमें भी क्या होता है कि मिश्र धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे कि जो आपके गहने हो गए, ज्वेलरी हो गई, जो सोने जैसे दिखते हैं, चमकते हैं, लेकिन वो सोना होते नहीं है, तो वो भी क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं, इसलिए वो सस्ते होते हैं। नंबर 4, कांसा का उपयोग पदक, सिक्के, घंटियां, जहाजों के पुर्जे बनाने में। जो ये आपका कांसा है, कांस्य पदक सुना होगा आपने, ब्रॉन्ज मेडल, ये जब ओलंपिक खेल होते हैं या कोई ट्रॉफी जीती जाती है तो जो गले में पहनाया जाता है वो पदक जो है इसी धातु के बनाए जाते हैं, मिश्र धातु के, जिसमें कि कॉपर और टिन मिला हुआ होता है, उसको कांसा कहते हैं। ठीक है, तो ये बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। घंटियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है इसका जहाजों के पुर्जे बनाने में। जो जहाज होता है, एरोप्लेन, उसके जो पुर्जे बने होते हैं, इंजन के जो पार्ट्स बने होते हैं, बाहरी जो पार्ट्स बने होते हैं, उसमें ज्यादातर यूज किसका किया जाता है? कांसे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? सोल्डर टांका या इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ने में। सोल्डर टांका, सोल्डर वायर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि आपने मदरबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर में, और अगर नहीं देखा है तो दुकान में कभी ना कभी मोबाइल सुधरवाने जरूर गए होंगे। तो मोबाइल सुधरवाने के लिए क्या होता था कि एक वो वायर लिए रहता है, जो मैकेनिक होता है, ठीक करने के लिए क्या करता है, उसको गर्म करने के लिए वायर थोड़ा सा उसमें लेता है और उस टाँका को वहाँ रख देता है। तो वो भी मिश्र धातु ही होता है, उसको सोल्जर वायर कहते हैं। उसमें भी क्या मिला होता है, कॉपर और टिन मिला हुआ होता है, जो कि उसको वहाँ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, वहाँ सामान्य तार नहीं जोड़ा जा सकता, उसको गीला करके क्या कहते हैं, एक तरह से उसको बिल्डिंग कर देता है, तो वहाँ वो अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिश्र धातुओं के उपयोग। ठीक, अब यहाँ से लास्ट टॉपिक है आपका लेसन का, हेडिंग डालेंगे क्या, अमलगम। अमलगम, ये छूट गया था बीच में, अमलगम। अमलगम एक और कहीं छूट रहा है, वो भी हेडिंग इसके बाद डालेंगे, उपधातु। ठीक है, पहले अमलगम में लिखेंगे। अमलगम होता क्या है, देखो पारा है, पारा क्या है, धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसमें कोई अन्य धातु जैसे कि आयरन है, इसको हटा दे, बाकी कोई भी धातु इसमें मिला दे, कॉपर मिला दे, जिंक मिला दे, तो उसका जो मिक्सचर तैयार होगा उसी को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी इसी तरह से हो जाएगी कि पारा और किसी अन्य धातु के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर जिंक में मरकरी का मिश्रण, कॉपर जिंक में मरकरी का मिश्रण। ठीक है, कॉपर जिंक में मरकरी का मिश्रण, तो ये आपका हो गया अमलगम। तो अमलगम क्या होता है, अमलगम पारा है, पारा में आयरन को छोड़कर कोई भी धातु अगर मिक्सर करते हैं, उसका मिश्रण तैयार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका अमलगम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी उप धातु यानी कि सब मेटल्स। ठीक, धातु और धातु पढ़ लिए, उप धातु नहीं पढ़ा, तो ये हेडिंग लगा लीजिए लास्ट में, सब मेटल्स यानी कि उप धातु। उप धातु इसमें लिखेंगे कुछ तत्व जिनमें धातु व अधातु, कुछ तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। कुछ तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, जिसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक, सिलिकॉन का प्रयोग सिलिकॉन चिप आती है, सिलिकॉन चिप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, यानी कि कंप्यूटर स्टोरेज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, जिसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं, और धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जबकि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसके बीच की एक कड़ी होती है जिसको कहते हैं उपधातु, इसमें कभी विद्युत का प्रवाह हो जाता है और कभी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जो आपकी चिप होती है 32 GB 8 GB, इसमें क्या होता है कि जब विद्युत का प्रवाह करते हैं तो ये स्टोरेज आपको दिखता है, और जब विद्युत का प्रवाह नहीं करते तो नहीं दिखता है। तो ये क्या है, उपधातु का काम करता है, जिसका नाम होता है क्या, सिलिकॉन की बनी होती है ये पूरी चिप। तो ये आवर्त सारणी में जो आपकी उपधातुएं हैं वो होती हैं 5, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आपकी क्या है, उपधातु। ठीक है, तो यहाँ से आपका धातु और अधातु चैप्टर जो है आपका वो पूरा फिनिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर लिया है। ठीक है, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, चैप्टर नहीं देखे हैं, तो शुरुआत से देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा जो कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि रसायन विज्ञान का लास्ट चैप्टर होगा, और ये थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन इसको मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर जरूर से समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक परमाणु क्रमांक नहीं याद किए, अभी तक नहीं याद किए हैं, तो जरूर याद कर लें 1 से 20 तक। ठीक है, हालांकि संयोजकता अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जो आपका आने वाला चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो यहाँ इस चैनल पर हम पूरे 9 से लेकर 12 तक, यानी 9 से लेकर इंटर तक सभी विषयों की तैयारी करवाते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और उस डाउट का समाधान अगले वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।